एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लैंडमार्क केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है प्रॉपर्टी को लेकर। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा ली है, तो सिर्फ रजिस्ट्री से आपके पास मालिकाना हक नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बात की है। नाउ ये जो जजमेंट है ये आप सबको पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज समवेयर और दी अदर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ के आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्लॉट्स खरीदते हो, फ्लैट्स खरीदते हो सोसाइटी में एंड सो ऑन। तो यू मस्ट बी अवेयर कि अगर आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री है तो कोई जरूरी नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक रखें। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इस रीसेंट केस के बारे में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाके मुझसे कनेक्ट करें। टेलीग्राम पे आप स्कैन कर सकते हैं और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। नाउ रिसेंटली जो एक ट्रेडिशनल वे है या जहां पे हम ये मानते हैं कि अगर बायर, ट्रेडिशनली हम ये चीज मानते हैं कि बायर अगर उसके पास रजिस्ट्री है, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गई है सेल डीड की, रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो वो एक वैलिड प्रूफ माना जाता है ओनरशिप का। ट्रेडिशनली हम इसी चीज को मानते हैं। हाउएवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लेरिफाई कर दिया है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है या रजिस्ट्रेशन है सेल डीड का, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का कि भाई हाँ आपने खरीद बेच किया है, बट उससे ऑटोमेटिकली आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कर दी और कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन होता है सेल डीड का, it is merely a record of transaction, it does not automatically confer a legal ownership। आपको सिर्फ रजिस्ट्री होने से मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब ये जजमेंट आया कैसे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये इस नतीजे पे पहुंचा कैसे? तो यहाँ पे एक केस था जहां पे बेसिकली एक भावना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बेसिकली 1982 में प्रॉपर्टी खरीदी थी सरकार से, ठीक है, और प्रॉपर्टी खरीदी थी अराउंड 53 एकड़ प्लॉट खरीदे थे यहाँ पे 1982 में, ठीक है। उसके बाद उसने ये 53 एकर्स बहुत सारे बायर्स को दे दी थी, ठीक है, बहुत सारे बायर्स ने उससे खरीद ली थी, इंक्लूडिंग योर फातिमा इमरान, ठीक है, जो हमारे इस केस में पार्टी है। नाउ डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड डीड इन द फेवर ऑफ बायर, बेशक इन सारे बायर्स के फेवर में रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, कोर्ट ने यहां पे एक्सप्रेस किया कि हम इनको मालिक नहीं मानेंगे उस प्रॉपर्टी का, ठीक है, चाहे बेशक यहाँ पे इनके फेवर में रजिस्टर्ड डीड्स हैं। कोर्ट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया डाउट कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास प्रॉपर टाइटल था, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मालिकाना हक था उस 53 एकर्स प्लॉट को बेचने का। तो कोर्ट ने इस पे सवाल उठा दिया। इस पे सवाल उठाने के बाद जो ये बायर्स है जिनके नाम पे रजिस्ट्री रखी है, उनको कहा कि भैया हम नहीं मानेंगे आपकी रजिस्ट्री की बेसिस पे कि आप मालिक हो उस प्रॉपर्टी के। व्हाई? बिकॉज क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास मालिकाना हक था, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास प्रॉपर टाइटल था। नाउ द वर्डिक्ट अनसेटल्स the long held assumption that once a sale deed registered the buyer's ownership is beyond question। अभी तक क्या था, इस जजमेंट तक के आने से पहले तक क्या था कि भैया अगर आपके पास जो है सेल डीड है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो भैया आप बायर हो, आप जो है ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, और इस पे आपकी ओनरशिप पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, राइट? यही हम मानते आ रहे थे। नाउ इंस्टेड द कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड कि देखो जमीन आसमान का फर्क है, किसमें? आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड होने में और एक्चुअल लीगल ओनरशिप होने में। आपके पास एक्चुअल मालिकाना हक होने में और रजिस्टर्ड सेल डीड होने में, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि जो आपकी ये रजिस्टर्ड सेल डीड है ना, इट इज मेयर अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। आपको ये रजिस्ट्री जो है वो कहीं से भी मालिकाना हक नहीं दे रही है। तो यहां पे फॉर प्रॉपर्टी डेवलपर्स द इम्प्लीकेशंस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे कहता है कि मेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड विल नो लॉन्गर सर्फिस टू प्रूव ओनरशिप। तो भैया अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन है लैंड का तो उससे आपकी ओनरशिप प्रूफ नहीं होगी। Developers will now need to demonstrate a clear legal title and ensure that any pending claim against the property are resolved। आपको देखना है कि आपके पास रजिस्ट्री तो है, ठीक है रजिस्ट्री है आपके पास, लेकिन आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है, ये जो बायर्स हैं बहुत सारे, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो इन सारे बायर्स को ये चेक करना था कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास टाइटल है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के को उस प्रॉपर्टी के लेकर सारे क्लेम सेटल है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है आज की डेट में तो आपको दो चीज चेक करनी है। ऐसे आंख बंद करके या आपने कुछ छोटी मोटी चीजें देखी और आपने मान लिया कि वो जिससे आप खरीद रहे हो वो असली ओनर है, ऐसे नहीं है। आपको प्रॉपरली चेक करना है कि प्रॉपर्टी आप जिससे खरीद रहे हो क्या उसके पास मालिकाना हक है, क्या उसके पास गुड टाइटल है, क्योंकि जिसके पास गुड टाइटल है वही एक गुड टाइटल आपको दे सकता है। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसने 53 एकर्स प्लॉट पे एग्रीमेंट टू सेल तो किया था लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया था। तो भाई आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एग्रीमेंट, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करके आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो, फिर एग्रीमेंट टू सेल को आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। अब यहाँ पे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल किया था, रजिस्टर नहीं कराया था, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास गुड टाइटल था ही नहीं, तो वो इन बायर्स को गुड टाइटल क्या देती। अब बायर्स के पास सिर्फ रजिस्ट्री है, तो सिर्फ रजिस्ट्री के आधार पे आपको मालिकाना हक नहीं दे दिया जाएगा प्रॉपर्टी में। यही बात इस केस में पर्टिकुलरली कहा गया। ट्रांसपेरेंसी विद द प्रोस्पेक्टिव बायर्स अबाउट सच मैटर्स बिकम्स एसेंशियल नाउ। ठीक है, आप बायर के साथ आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि सेलर के पास गुड टाइटल है या फिर नहीं। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर बायर्स। अब ये जो बायर हैं उनके लिए क्या मतलब है इसका। फर्स्ट, इट इज वाइटल टू कंडक्ट थॉरो ड्यू डिलिजेंस बिफोर परचेजिंग दिस प्रॉपर्टी। आपको थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है भाई जो सेलर है वो ठीक है या नहीं, जेन्युइन है या फिर नहीं, उसके पास टाइटल है या फिर नहीं। बायर मस्ट वेरीफाई दैट द सेलर होल्ड्स एन अनडिस्प्यूटेड लीगल टाइटल। बायर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, जो सेलर है, उसकी टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं है, ठीक है, एंड उसके पास एक्चुअल पोजेशन है प्रॉपर्टी का। तो आपको दो चीजें चेक करनी है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। क्या उसके पास गुड टाइटल है, उसका टाइटल कहीं डिस्प्यूटेड तो नहीं है, उस पर किसी का कोई क्लेम तो नहीं आ रहा है, पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा, उसके पास एक्चुअल पोजेशन है प्रॉपर्टी का या फिर नहीं। ठीक है, हायरिंग अ लीगल एक्सपर्ट टू स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट इज हाईली एडवाइजेबल। कि भाई आप लीगल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो स्क्रूटनाइज करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको पता चल जाए कि उसके पास लीगल टाइटल है या फिर नहीं। स्पेशली कंसिडरिंग दैट बाइंग प्रॉपर्टी इज ऑफन द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट इंडिविजुअल मेक्स। भाई लाइफ में लोग एक ही बार घर बना पाते हैं, ठीक है, जिंदगी में अपनी सारी जमा पूंजी को इकट्ठा करके लोग एक ही बार प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, राइट। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा रिच हो तो बात अलग है, बट जनरली एक कॉमन बात कही जाती है, कॉमन पार्लांस में ये कहा जाता है कि लोग लाइफ में एक ही बार मकान बना पाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है जिंदगी में एक पर्सन के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देख सबर के जो है आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीदे। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक आपको असिस्ट करेगा वेरीफाई करने में सेलर के डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, कि सेलर के डॉक्यूमेंट्स को हेल्प करेगा वेरीफाई करने में कि सेलर के पास ओनरशिप है या फिर नहीं, एंड वो चेक करेगा कि कोई डिस्प्यूट या कोई क्लेम तो नहीं है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो उसमें बैंक भी आपकी मदद करेगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द टाइटल डीड। आपको टाइटल डीड देखना होगा, सेल डीड देखनी पड़ेगी इफ द सेलर परचेज द प्रॉपर्टी। अगर सेलर ने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको सेल डीड देखनी पड़ेगी, टाइटल डीड देखनी पड़ेगी, लेटर ऑफ पोजेशन एंड अलॉटमेंट ये देखना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो। अगर रजिस्टर्ड विल है, मान लो अगर प्रॉपर्टी इनहेरेंट करी है, विल का केस है, तो आपको रजिस्टर्ड विल देखनी पड़ेगी। एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स देखनी पड़ेंगी कि प्रॉपर्टी की टैक्स की जो भी रसीदें हैं वो भी आप चेक करोगे। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही सेलर से आप जो है प्रॉपर्टी उस सेलर से खरीद सकते हो। While this increased scrutiny may strengthen the buying process in the short term, experts suggest it will ultimately lead to fewer fraudulent transactions, reduced litigations, and a more transparent real estate market. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि ये जो स्क्रूटनी है ना, जो स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है, ये जो इंक्रीज स्क्रूटनी है, ये बेसिकली
बाइंग प्रोसेस को और मजबूत कर देगा, ठीक है। एक्सपर्ट यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी, कम केसेस फाइल होंगे, और इनफैक्ट यहाँ पे कहते हैं कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा आपका रियल एस्टेट का, ठीक है। फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सर्व्स एज अ टाइमली रिमाइंडर। तो जो भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है, नियर फ्यूचर में खरीदने जा रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये एक तरीके का रिमाइंडर है। एंड रजिस्टर्ड सेल डीड अलोन इज नॉट इनफ, कि आपके अगर आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड लेके बैठे हो और आप सोच रहे हो आपके पास प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, रजिस्टर्ड सेल डीड अकेले जो है वो प्रूफ नहीं है मालिकाना हक का, यानी कि आप उससे ओनर नहीं डिक्लेयर कराओगे। इट इज एसेंशियल कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सेलर्स की सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप वहां पे वेरीफाई करोगे कि सेलर के पास क्लियर ओनरशिप है। बिफोर मेकिंग एनी कमिटमेंट आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे। आपको ये जानना जरूरी है कि सेलर के पास गुड टाइटल है या फिर नहीं। तो दिस वॉज द केस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग जजमेंट आया है, जिससे कहीं ना कहीं रियल स्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इनहांस होती है, और बायर को भी, बायर जो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट करता है अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसमें भी उसके साथ कोई भी फ्रॉड और कोई भी धोखाधड़ी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क है, 2025 का लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास रजिस्ट्री है तो डू नॉट थिंक कि आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक टेलीग्राम पे, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मुझे कनेक्ट करें टेलीग्राम पे। आप स्कैन कर सकते हैं या आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, और रीच आउट कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे। आपको मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। This was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.